नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द कलेक्टिव लर्निंग में। मैं हूं अमित बेदी। तो आज हम 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। इसका अध्याय 5 जिसका नाम है जल। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जल, यहाँ पे आज हम जल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जल का बंटवारा कहाँ पे कितने प्रतिशत पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखेंगे कि जल का बाष्पीकरण कैसे होता है और यहाँ पे वर्षा कैसे होती है। उसके अलावा और जल से कितने प्रकार की आकृतियाँ या कितने प्रकार के प्ररूप बनते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि तरंगे हो गया, समुद्र हो गया, सुनामी हो गई, ये सभी बनते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? तो जल के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? नदियाँ आती हैं, जलप्रपात, वर्षा की बूंदें। आपने नल के बारे में सोचने आपके सामने जल के बारे में बात करता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? या तो नदियों में भरा हुआ जल आपको याद आता है, या फिर जलप्रपात से गिरता हुआ पानी आपको याद आने लगता है, या फिर वर्षा की बूंदें आपको याद आती हैं। अगर ये सब नहीं होता तो आपको अपने नल के पास का जो नल का जल होता है वो आपको याद आने लगता है। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढों में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक वो गड्ढों में जमा जल वाष्पित हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है? तो अक्सर क्या होता है, बच्चे छोटी छोटी नावें बनाकर कागज़ की किस्में तैयार आते हैं छोटे छोटे गड्ढों में जिसमें पानी भरा होता है। पर जैसे ही दोपहर होती है वो जल वाष्पित हो जाता है। किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। तो जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के किरणों के कारण जल वाष्पित होता है। भाप होने पर जल वाष्प संगठित होकर बादलों का रूप ले लेती है। तो बादल कैसे बनते हैं? भाप जो बनती है वो जल वाष्प भाप बनकर जब ऊपर उड़ता है तो वहाँ पे जल वाष्प संगठित होती हैं और वही बादल का रूप ले लेती हैं। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा हिमनद वृद्धि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरते हैं। तो जब ये संगठित हो जाते हैं तो वहाँ से या तो ये वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं या फिर हिम के रूप में, यानी छोटे छोटे कहाँ गिरते हैं? या तो धरती के स्थलमंडल पर या फिर जलमंडल में यानी कि समुद्र में गिरते हैं। इस प्रक्रिया में जल लगातार अपने रूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल तथा वर्षा के बीच चक्कर लगाता रहता है। तो इस प्रक्रिया में जल क्या होता है? कभी महासागरों में रहता है, कभी वायुमंडल में रहता है बादल बनकर, तो कभी वर्षा बनकर ज़मीन में गिरता है। इस तरह से पूर्ण एक क्या बनता है? एक जल चक्र बनता है। यहाँ पे जल चक्र के बारे में डिटेल से देखते हैं कि जल चक्र में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो मान लीजिए नदियों में जल भरा हुआ है, सूर्य की वजह से इसका बाष्पोत्सर्जन होता है, बाष्पीकरण होता है, या फिर ये पौधों के माध्यम से पौधे इसको अवशोषित करके अपने पत्तियों के माध्यम से इसको बाष्पीकरण करते हैं। यहाँ से होता है। तो दो तरीके से, या तो डायरेक्ट होता है या फिर पौधों के माध्यम से। ये ऊपर जाकर जलवाष्प बनती है। जलवाष्प बनने के बाद ये संघनित, जब ठंडी होती है तो संघनित हो जाती है। संघनन के बाद ये नीचे फिर से डाउन किस फॉर्म में गिरती है? वर्षा के रूप में ये नीचे गिरती है। तो ये संपूर्ण, ये जो टोटल प्रक्रिया, इसको जल चक्र बोला जाता है। आगे देखते हैं। हमारी पृथ्वी गोलक के समान है। जो जल करोड़ों वर्ष पहले विद्यमान था वही आज भी मौजूद है। तो हमारी पृथ्वी क्या है? गोलक की भांति, या फिर इसको थलसाला भी आप बोल सकते हैं, के समान है। जो जल करोड़ों वर्ष पहले विद्यमान था वही आज भी मौजूद है। यानी जिस जल का हम आज यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि ये कई करोड़ों साल पहले का जल हो। जिस जल का उपयोग आज हम हरियाणा में खेतों की सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह लाखों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता रहा हो। वायुमंडलीय जल के मुख्य स्रोत नदी, झील, सरोवर तथा हिमनद हैं। महासागरों तथा समुद्रों का जल खारा होता है। इसमें अधिकांश सोडियम क्लोराइड या खाने में प्रयुक्त होने वाला नमक पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि मान लीजिए आज जिस जल का हम उपयोग कर रहे हैं अपने खेतों में सिंचाई के लिए, तो हो सकता है कि वह जल लाखों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। अमेज़न नदी कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। तो मान लीजिए उस नदी में बह रहा था जल आज से करोड़ों वर्ष पहले। इस जल चक्र के माध्यम से प्रोसेस होकर के हर जगह का जल एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। तो हो सकता है वहाँ का बाष्पोत्सर्जन होने के बाद बादल बना हो, और बादल बनने के बाद वो भारत में आकर बारिश किया हो, और यहाँ पे जिससे उसकी सिंचाई हो रही है। तो इस तरह से ये जल चक्र होता है। यानी कि कोई भी जल कितना भी पुराना हो सकता है। वायुमंडलीय जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो नदी होती है, झील होते हैं, सरोवर यानी कि तालाब, हिमनद होते हैं। महासागरों तथा समुद्रों का जल खारा होता है जिसमें NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? खारा पानी होता है। आगे देखते हैं कि गोलक या फिर थलसाला क्या होता है। छोटे घर के पौधे रखने का सुव्यवस्थित आकार होता है। तो ये मतलब एक प्रकार का आकार होता है जिसके अंदर पौधों को रखा जाता है। छोटा सा आकार होता है। ये बड़े शंख, यहाँ पे शंख लिया है। आप मान लीजिए कोई छोटा सा बर्तन समझ लीजिए, एक बर्तन है
उसके 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से दबाए। यहाँ पे ये प्रोसेस बताई जा रही है कि थलसाला या फिर गोलक को बनाया कैसे जाएगा। उसके ऊपर घास की एक परत बिछाएं। सबसे पहले बड़े पौधे लगाएं, तत्पश्चात उनके चारों तरफ छोटे छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इनमें जल की बूंदें गोलक के संघ को बंद कर दें। मिट्टी के द्वारा यह बाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। तो क्या होता है, पत्ती तथा मिट्टी के द्वारा ये जो बाष्पित जल होगा ये बाष्पित हो मतलब बाष्प बन करके ऊपर जाएगा, फिर वो संघनित होकर जल की बूंद के रूप में नीचे गिरता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। अगर ये एक प्रयोग है, आप कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं कि आप जानते हैं इजराइल के पास है मृत सागर, जिसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है। तो यहाँ पे लवणता कितनी पाई जाती है मृत सागर में? 304 इसमें प्लब कर सकते हैं, यानी कि जो भी कोई तैरने के लिए उसमें जाता है, यानी कि अगर उसको तैरना नहीं भी आता, अगर वो मृत सागर में जंप करता है तो वहाँ पे अपने आप तैरने लगता है, क्योंकि जल का घनत्व ही वहाँ पे इतना ज़्यादा होता है कि कोई इंसान उसमें डूब ही नहीं सकता, क्योंकि नमक की अधिकता इसमें सघन होती है। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा होता है। इसको क्या करता है? गाढ़ा बना देता है। आगे देखते हैं, ये पूरे वर्ल्ड का मैप दिया गया है। मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और ये लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये उत्तर अमेरिका हो गया, इधर यूरोप पड़ता है और ये पूरा एशिया है। एशिया में ही हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भारत। आगे चलते हैं, जल का वितरण। यहाँ पे देखेंगे कि जल का वितरण कितने प्रकार से होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितना भाग? 3/4 भाग जल से है और 1/4 भाग किससे है? स्थल है। यदि वर्षा पर निर्भरता की अपेक्षा जल अधिक है, यहाँ पे यह दिया गया है कि जो एक जल 3/4 है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जल है हमारे पास, अधिक उपलब्ध है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? यानी कि जब 3/4 जल है, यानी बहुत ज़्यादा 75% के करीब लगभग जल है, तो फिर क्यों जल की समस्या का सामना करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? पृथ्वी पर जितना जल उपलब्ध होता है, क्या उसको हम पूरी तरह से उपयोग कर लेते हैं सभी को? एक ये साड़ी दी गई जिसमें जल का वितरण और प्रतिशत दिया गया है। तो यहाँ से देखते हैं, महासागर जितने भी हैं उसमें कितना पाया जाता है? 97.3% जल यहाँ पे पाया जाता है। फिर आता है ग्लेशियर एवं हिमनद, जो कि पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे जैसे कि हिमालय के चोटियों में पाए जाते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे कितना है? 2% जल पाया जाता है। फिर आता है भूजल, जो कि 0.68% के करीब भूजल के रूप में पाया जाता है, जिसको हम नल के माध्यम से या बोरवेल के माध्यम से ऊपर खींचते हैं। अगला आता है झीलों का स्थायी जल, जो कि 0.009% पाया जाता है। फिर अगला आता है स्थानीय समुद्र एवं खारे झरने, यानी समुद्र के अलावा जो भी खारे जल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? मान लीजिए कोई झरना हो गया इन जगहों में, तो वहाँ पे कितना पाया जाता है? 0.009% पाया जाता है। वायुमंडल में जो कि जल वाष्प के भाव में पाया जाता है, कितना होता है? 0.0019%। नदियों में कितना पाया जाता है? 0.0001%। सभी को जोड़ेंगे तो ये टोटल 100% जल हो जाता है। तो इस तरह से जल का वितरण होता है। सबसे ज़्यादा महासागरों में, फिर ग्लेशियर एवं हिमालय में पाए जाते हैं, फिर भूजल के फॉर्म में पाया जाता है। तो इस तरह से जल का वितरण होता है। अब एक यहाँ पे गतिविधि दी गई है, इसको पढ़ते हैं। 2 लीटर जल लें। मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। तो अगर आप 2 लीटर जल लेते हैं, उसको ये एज्यूम करते हैं कि ये पृथ्वी पर मौजूद जितना जल है उसका ये 2 लीटर, मतलब 2 लीटर संपूर्ण पृथ्वी का जल है। बर्तन से 12 चम्मच जल निकालकर उसको दूसरे गिलास में रख दें। ये एक क्रियाकलाप है, इसको चाहें तो आप कर सकते हैं। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल महासागर का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे प्रयोग के माध्यम से आपको ये समझाया जा रहा है कि जो जल है कितना कहाँ पाया जाता है। तो अगर कोई आप 2 लीटर जल लेते हैं, उसको ये मानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का ये जल है, उसमें से अगर आप 12 चम्मच निकाल कर कहीं और रख देते हैं, उसके अलावा उस बर्तन में 2 लीटर में से जितना बचा था वो सभी जल कहाँ पाया जाता है? महासागर का जल होगा, जो कि खारा होता है और पीने योग्य नहीं है। यह खारा जल नमक युक्त होता है। गिलास से निकाला गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण मीठे जल की मात्रा को दर्शाता है। तो क्या इस सभी मीठे जल का हम उपयोग कर पाते हैं? इस जल के वितरण को दर्शाया गया। तो चित्र में मतलब वो जो पिछला हमने देखा था
वहाँ पे इस तरह से दर्शाया गया। आप स्वयं देखें आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए लवणता क्या होती है, ये देख लेते हैं। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं, यानी कि 1000 ग्राम जल में कितना प्रतिशत नमक मिला है वो उसकी लवणता होता है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है, यानी कि 1000 ग्राम में 35वां भाग कौन सा होता है, नमक का होता है। यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। अगर साफ ना दिखे तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। देखिए ये बूंदें हो गई अलवड़ जल का वितरण, तो ये जो हमने पीछे पढ़ा था वही यहाँ पे दिया गया है। तो मीठे जल का वितरण यानी जो 12 चम्मच बचा था उसका वितरण यहाँ पे दिया गया है। तो 9 चम्मच कहाँ, ग्लेशियर में पाया जाएगा, 2 चम्मच उसमें से भूजल के रूप में, 1 बूंद जो होता है वो नदियों में, और 1/2 यानी हाफ चम्मच झीलों का स्थायी जल होता है। किसमें से, जो 12 चम्मच हमने अलग किया था। ये कटिंग है न्यूज़पेपर की। यहाँ पे कुछ दिया गया है, द वाटर यू ड्रिंक मैनी मेजर्स रिवर इन डेंजर ऑफ डाइंग आउट। तो ये सभी खबरें आती रहती हैं अक्सर खबरों। अब देखते हैं महासागरीय परिप्रवाह, ओशन सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। समुद्र सतह पर हवाओं के कारण बड़ी पैमाने की सी अनुभूति होती है। तो समुद्र सतह पर हवाओं के कारण क्या होता है, बड़ी पैमाने की सी अनुभूति होती है। पृथ्वी पर गर्म वायु, ठंडी वायु, समुद्री पक्षी, वायुमंडल में स्थायी धारा और लहरों का संगीत सा सब कुछ समाहित करने वाला प्रतीत होता है। झीलों और नदियाँ तो स्थिर जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है। तो क्या होता है, झील और नदियों में जल क्या होता है, या तो जैसे झीलों में होता है कि जल स्थिर होता है, नदियों में एक तरफ ही बहता रहता है, या फिर तालाबों में आप देखें तो जल वहाँ का स्थिर होता है। लेकिन महासागरों में क्या होता है, यहाँ का जल हमेशा गतिशील होता है, कभी स्थिर नहीं होता है, ये स्थिर कभी नहीं रहता। महासागरों की गतियाँ इस प्रकार वर्गीकृत की जाती हैं। तो महासागर के जल की जो गतियाँ होती हैं उसको 3 प्रकार से यहाँ पे दर्शाया जा सकता है। पहला है ज्वार भाटा, जिसको टाइड्स बोलते हैं, यानी टाइड्स के फॉर्म में भी पानी वहाँ पे इधर से उधर गतिशील होता है। दूसरा है वेव्स के फॉर्म में, जिसको तरंगे बोलते हैं। तीसरा है करेंट्स, जिसको धाराएं बोलते हैं, जो कि समुद्रों में चलती हैं। तो ये 3 प्रकार से क्या होता है, महासागरीय परिप्रवाह होता है, यानी इनकी गतियाँ होती है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है, 22 मार्च विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये विश्व जल दिवस किस लिए मनाया जाता है, ताकि इसके माध्यम से जल संरक्षण को प्रोत्साहित किया जा सके। सोचिए और बताइए जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जा सकती हैं अपने घर में और विद्यालय में। तो इसके बारे में आप बचपन से जल को उपयोग करते आए हैं, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि जल का उपयोग किस किस में होता है। ये बताने की, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जल की जो गतियाँ होती हैं महासागरों में, उसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहली आती है तरंगे यानी वेव्स। समुद्र सतह पर हवाएं चलने से जब जल में गिरती हैं तो क्या होता है। समुद्र सतह पर जो हवाएं चलती हैं वो चल करके क्या करती हैं, जल के साथ कुछ न कुछ तो प्रभाव डालती होंगी। तो उससे क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। जैसे तरंगों के साथ जल सतह ऊपर लौट आती है, तब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इसे तरंगे कहते हैं। तो क्या होता है, तरंगे किसके माध्यम से आती है, हवाओं के माध्यम से। जो हवाएं जल से टकराती हैं उसके माध्यम से वो जल को ऊपर और नीचे करती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। इधर से जल है, इधर से मान लीजिए हवाएं चलती हैं, तो इसको ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से ये लेके जाती हैं, जो कि तरंगों के फॉर्म में काफ़ी दूर तक जाता है। अब आता है यहाँ पे एक फैक्ट है, जो कि सुनामी, जिसको पृथ्वी का क्रोध भी माना जाता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा भूकंपीय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। तो हिंद महासागर कहाँ पे है, हमारे प्यारे भारत के दक्षिण में है। तो क्या होता है कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी किस वजह से आती है, भूकंपों की वजह से। यानी समुद्र में अगर कोई भूकंप आता है तो उसकी वजह से सुनामी उत्पन्न हो जाती है। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसकी उत्पत्ति सुमात्रा की पूर्वी सीमा के निकट हुई थी। तो अगर मान लीजिए हमारा भारत है, इससे अगर आप इस दिशा में जाएंगे तो आपको छोटे छोटे आइलैंड पड़ते हैं, वहाँ पे आपको सुमात्रा देखने के लिए मिल जाता है। इस भूकंप की तीव्रता, तो ये कहाँ पे आया था, सुमात्रा के पूर्वी सीमा तट के पास आया था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। रिक्टर पैमाना क्या होता है, भूकंप नापने की इकाई होती है, यानी कि एक पैमाना होता है। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। तो ये क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक में आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो
कई सारी प्लेटें होती हैं, तो प्लेटें कभी एक दूसरे से टकराती हैं, कभी एक दूसरे के नीचे सबमर्ज होती हैं, तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या था, मान लीजिए जो भारतीय प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। तो एक प्लेट जब नीचे इस तरह से धंसती है, दूसरी इसके ऊपर इस तरह से आती है। समुद्र तल में अचानक गति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण यह भूकंप आ गया था। तो भूकंप आने के ये सभी क्या होते हैं, विधि, मतलब भूकंप आने के कारण होते हैं। प्लेट विवर्तन की में आप सभी पढ़ेंगे। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में धंस गया। तो क्या था, जो महासागरीय यानी कि जो तल है, इसके महासागरों का जो नीचे का तल है वो इसकी वजह से नीचे धंस गया। कितना, 10 से 20 मीटर नीचे धंस जाता है। विस्थापन के कारण निर्मित रिक्त स्थान को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी की ओर खींच जाता है। तो क्या होता है, मान लीजिए ये समुद्र की सतह थी, वो इस तरह से अगर बैंड हो जाती है तो आसपास का जो जल होता है, ये एक्स्ट्रा जो स्पेस बन गया, इसको भरने के लिए आसपास से जल यहाँ पे आने लगता है। फलस्वरूप दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल पुनः समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटा की गति से आया। तो इस सुनामी की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। कितनी थी, 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसकी तुलना व्यावसायिक हवाई जहाज़ों की गति से की जा सकती है। इसके परिणाम हवाई जहाज़ों की गति की बात करें तो 500-600 किलोमीटर या फिर इससे ज़्यादा होती हैं। तो मतलब फलस्वरूप हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्र पूर्णतः डूब जाते हैं। किसकी वजह से, सुनामी की वजह से। भारत का दक्षिणी सीमा का छोटा द्वीप अंडमान निकोबार समूह प्रभावित होता है। इसके माध्यम से एक इंदिरा पॉइंट नाम का जगह था यहाँ पे, जो कि सबसे दक्षिणी भाग में था। कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो वो डूब गया था इसी सुनामी में। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि वायुमंडल में तेज हवाएं चलने पर शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो जो वायुमंडल है उसमें जब तेज हवाएं चलती हैं उससे तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या जल के नीचे भूमिस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर ऊंचाई वाली शक्तिशाली तरंगें उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। यानी 15 मीटर या इससे ऊंचाई की तरंगें भी उठ सकती हैं। अब तक की सबसे शक्तिशाली सुनामी 150 मीटर मापी गई थी। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। तटीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, कोस्टल एरिया। जो भारत के समुद्र से जुड़े हुए कोस्टल एरिया है, इनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। सुनामी होता क्या है, तो सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है भूकंपीय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर भूकंप से उत्पन्न तरंगें तटों को नष्ट कर देती हैं। जब समुद्री सतह पर वायु बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं, जितनी तेज वायु बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, वायु की गति पे। वायु कितनी तेज है उसके अनुसार ये चलती हैं। अब अगला देखते हैं सुनामी का प्रभाव। सुनामी अगर आती है, सुनामी किसकी वजह से आती है, तो भूकंप की वजह से या ज्वालामुखी की वजह से। समुद्र का पानी कई मीटर ऊंचा उठकर जब भूमि प्रदेश में प्रवेश करता है, इसको सुनामी कहते हैं। सुनामी के प्रभाव क्या होते हैं, तो इसमें स्थित पूरी तरह से डूब गया। क्या डूब गया, भारत का एक पार्ट जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता था। जब सुमात्रा में भूकंप के केंद्र से तरंगें सुमात्रा की ओर बढ़ी, तरंगों की ऊंचाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ उनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंची, जिसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हो गए थे। भारत में अंडमान निकोबार के तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। यानी भूकंप का अनुमान तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन सुनामी को काफ़ी पहले से जान सकते हैं। कितने समय पहले, यानी लगभग 3 घंटे पहले उसको हम जान सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्रारंभिक चेतावनी की ऐसी व्यवस्थाएं क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। तो जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे प्रारंभिक चेतावनी किससे, सुनामी से जारी करने के लिए व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हिंद महासागर में नहीं थी। लेकिन अब हिंद महासागर में भी है। कौन करता है, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि हमारे भारत की संस्था है, वो इन सब के बारे में चेतावनी अब जारी करती है। लेकिन हिंद महासागर में सुविधाएं नहीं थी। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय गतिविधियाँ बहुत कम होती है। प्रशांत महासागर में क्यों आती है, क्योंकि वो रिंग, उसके चारों तरफ एक वलय रिंग पाई जाती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी वगैरह होते हैं। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश, जो
तमिलनाडु का तट है, वहाँ पे सुनामी क्या विनाश करती है। तो दिसंबर 2004 की सुनामी ने दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर इतनी तबाही मचाई कि पिछले कई सौ वर्षों की सबसे विनाशकारी सुनामी इसको माना गया। हिंद महासागर में निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी की व्यवस्थाओं और हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्षति यहाँ पे हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत, यानी सुनामी जब आती है तो उसके क्या संकेत हो सकते हैं। तो इसका प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र से जल की तेज़ी से कमी आती है। यानी मान लीजिए कोई समुद्र है, ये समुद्र का क्या है, तट है, यहाँ पे लोग घूमने भागने आ जाते हैं, इधर पूरे जल है। तो अचानक मान लीजिए तरंगे यहाँ तक आती हैं, ठीक है, पर अचानक तरंगे यहाँ तक आती हैं, अचानक से तरंगे यहाँ से घट करके सिर्फ यहीं तक आने लगी, या यहाँ से तरंगे घटकर यहाँ इधर की तरफ जाने लगी। यानी अगर अचानक से जो तरंगे पहले आती थी वो ना आकर के वो पीछे वापस लौटने लगी, फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। तो इस तरह से अगर कभी हो कि अचानक समुद्र का पानी अंदर की तरफ खींचने लगे तो ये समझ जाओ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस दृश्य को देखने के लिए तट पर एकत्र हो गए। किस दृश्य को? कि समुद्र का जल अचानक से समुद्र की तरफ जाने लगा। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की शक्तिशाली तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक दर्शकों की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो सभी लोग ये काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो गए कि ये जल अचानक से समुद्र के अंदर कैसे जाने लगा। फिर वही क्या होता है, तरंगे बनकर, जो कि सुनामी बनकर दोबारा रिटर्न आता है बहुत जल्दी। फिर अगली जल की गति जो कि समुद्र में होती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक वेव के फॉर्म में हमने देखा। अब देखते हैं ज्वार भाटा, जिसको टाइड से बोलते हैं। तो ये भी समुद्र के जल की गति है। दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो ये नियमित होता है, महासागरों में जल का उठना और गिरना दिन में कितनी बार? 2 बार होता है। इसको ज्वार भाटा कहते हैं। जब अधिकतम ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को ढक देता है तो इसे ज्वार कहते हैं। तो क्या होता है, समुद्र का जल काफ़ी ऊंचाई तक उठ जाता है। जब जल अपने न्यूनतम स्तर पर चला जाता है और तट से पीछे हटता है तो उसे ज्वार भाटा, तो उसे भाटा कहते हैं। तो यहाँ पे दो शब्द हो गए, एक हो गया ज्वार। ज्वार का मतलब ये हुआ समुद्र का पानी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर उठ करके समुद्र के जो किनारे होते हैं उसको भी ढक देता है। फिर आता है भाटा। भाटा का मतलब होता है कि ये तरंगे नीचे हो जाती हैं और समुद्र के किनारे से तरंगे अंदर की तरफ खिंच जाती हैं, यानी समुद्र का जो बीच वाला, यानी जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, वो स्थान खाली हो जाता है, तब वो भाटा कहलाता है। ये बनता किसकी वजह से है? तो यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। लघु ज्वार भाटा और बृहद ज्वार भाटा 2 तरीके के बनते हैं। तो लघु ज्वार भाटा कब बनता है? जब पृथ्वी पर केवल सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ता है। देखिए, चंद्रमा का भी पड़ता है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पानी को इस तरह से खींचता है दूसरी तरफ, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इसको इधर खींचता है। तो ज़्यादा किसका है? सूर्य का है। इस वजह से दोनों का जो लगेगा फोर्स, फिर क्या होता है, एक और प्रोसेस आता है जब बृहद ज्वार भाटा लगते हैं, यानी बड़े ज्वार भाटा। तो ये कब होता है? जब सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ जल को अपनी तरफ खींचे, तब यहाँ पे ज़्यादा ऊंची यहाँ पे लहरें बनती हैं, यानी ज़्यादा ऊंचाई तक जल उठता है, तब ये बृहद ज्वार भाटा होता है। इस बृहद ज्वार भाटा का एक दूसरा रूप भी होता है कि एक तरफ से सन खींचता है और दूसरी तरफ से चंद्रमा खींचता है, तब जल क्या होगा? दोनों तरफ खींचता है। ये भी एक बृहद ज्वार भाटा होता है। तो इस तरह से ज्वार भाटा कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एक लघु ज्वार भाटा और एक बृहद ज्वार भाटा। अब देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। तो किसके वजह से आते हैं? सूर्य और चंद्रमा की वजह से। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो कब सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। इस ज्वार को महाज्वार बोला जाता है। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम पखवाड़े में होता है तब चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। इसके पहले हमने चित्र में दोनों देखा है, लघु और दीर्घ के बारे में। अब देखते हैं ज्वार का महत्व क्या होता है, यानी जो ज्वार भाटा आते हैं इसका क्या महत्व है। उच्च ज्वार नौवहन यानी नेविगेशन में सहायक होते हैं। यह जल स्तर को तट पर पहुँचाने में सहायक होते हैं। यह जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी सहायता करते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं।
फलस्वरूप बिना कठिनाई की मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उत्थान पतन का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। फिर आता है, हमने यहाँ पे दो पढ़ा, एक तरंगे पढ़ा, दूसरा हमने ज्वार भाटा पढ़ा। अब तीसरा है जो कि महासागरीय जल के गति के लिए जिम्मेदार है। कौन सी है? महासागरीय धाराएं इसको बोलते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर चलने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। तो महासागर की जो धाराएं होती है वो दो प्रकार से चलती है, एक तो गर्म धारा होती है और एक ठंडी धारा होती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से उत्पन्न होती है, यानी ग्लोब पे आप देखते हैं जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ पे सन की लाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है। इस वजह से वहाँ का जल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, मतलब अपेक्षाकृत गर्म होता है। तो वहाँ से जो जल चलता है वो क्या होता है? गर्म होता है। और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी भूमध्य से चल करके बीच से निकलती हैं और ध्रुवों की तरफ दोनों तरफ प्रवाहित होती हैं गर्म महासागरीय धाराएं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या ऊंचे अक्षांशों से उत्पन्न होकर भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ठंडा पानी कहाँ पाया जाएगा? ध्रुवों पे पाया जाएगा, ऊपर और नीचे। तो यहाँ से ये चलकर चलेंगे तो कहाँ जाएंगे? भूमध्य रेखा पर जाएंगे। लेब्राडोर महासागरीय धारा एक ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थानीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं उस स्थान को विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य पालन क्षेत्र माना जाता है। यानी जहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वो कुछ ना कुछ वहाँ पे स्पेस जगह बनती होगी, तो उन जगहों में मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। जापान के आसपास तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एक क्रियाविधि दी गई है, इसको गतिविधि भी बोलते हैं। तो एक बाल्टी को नल के नीचे 3/4 भरे, यानी कोई बाल्टी लीजिए, उसको आप 3/4 भाग आप जल से भर दीजिए। बाल्टी के एक ओर उत्पत्ति नली लगाकर पानी को गर्म करें, दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया द्वारा धारा के मार्ग का अवलोकन करें। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ धुंधला कोहरा युक्त मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौवहन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये इस प्रयोग का रिजल्ट निकल करके आता है, इसके माध्यम से ये समझाया गया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं महासागरीय धाराओं को यहाँ पे दर्शाया गया है। सुवद्वृत्त, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, यहाँ से गर्म धाराएं ध्रुवों की तरफ इस तरह से चलती हैं और ध्रुवों से ठंडी धाराएं चलकर भूमध्य रेखा के पास आती हैं। ये कई सारी यहाँ पे धाराएं दी गई हैं, जैसे कि पश्चिमी वायु अप्रवाह, पश्चिमी वायु उपवाह, ये सभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जब समुद्र में गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो वहाँ घना कोहरा यानी कि फॉग बन जाता है। इसी कारण जहाज़ों की आवाजाही में दिक्कत आती है। तो जहाँ पे कोहरा हो जाएगा वहाँ पे जहाज़ों यानी नेविगेशन में थोड़ी समस्या आ जाती है। इसे अक्सर उत्तरी अटलांटिक महासागर के न्यूफाउंडलैंड क्षेत्र का उदाहरण देकर समझाया जाता है, जहाँ लेब्राडोर ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा मिलती है। तो अटलांटिक ओशन क्या है? इसके फॉर्म में होता है। तो इसकी कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक की बात कर रहा है। इस तरह से हमारे चैप्टर में यही दिया गया था। यहाँ पे हमने ये देखा कि जल का वितरण कहाँ कहाँ है, यानी समुद्रों महासागरों में कितना है, नदियों में कहाँ, पहाड़ों पर्वतों में कितना है। उसके अलावा हमने ये देखा कि जल की जो क्योंकि महासागरों में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, तो वहाँ पे जो जल पाया जाता है उसकी गतियाँ कितने प्रकार से होती है, क्योंकि समुद्र के अंदर जल स्थिर नहीं होता, हमेशा गतिशील होता है। तो उसकी गतियों के बारे में हमने देखा कि या तो धाराओं के फॉर्म में बहता है, या फिर वेव के फॉर्म में बहता है, या फिर ज्वार भाटा के वजह से इसके जल में गतियाँ होती हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ओजोन क्या होता है? तो ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का त्रिआण्विक रूप है, यानी इसको O3 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि ओजोन है। यह पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल परत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। यह हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी, जिसको अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, उससे हमें बचाता है। कौन? ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है, जल चक्र क्या होता है? तो उत्तर इसका क्या होगा? पृथ्वी पर जल का निरंतर बाष्पीकरण, फिर संघनन और वर्षा के रूप में चक्रण होना ही जल चक्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लहरों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं? तो लहरों की उत्पत्ति और इसकी गति को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन है? हवा की गति और दिशा, समुद्र की गहराई, तीसरा है पृथ्वी का घूर्णन, समुद्री भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन। तो ये सभी क्या करते हैं? लहरों की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये भी फिर से वही आ गया
तो हवा की दिशा और वेग, तापमान का अंतर, लवणता का अंतर, पृथ्वी का घूर्णन यानी इसको में कोरियोलिस बल की बात की जा रही है। अगला है ज्वार भाटा, ये सभी इसको प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है। तो दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना और घटना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार कब होता है, जब समुद्री जल ऊंचाई पर उठकर तट को ढक लेता है, यानी जो समुद्र का तट होता है उसको ये ढक लेता है। भाटा क्या होता है, जब समुद्री जल न्यूनतम स्तर पर नीचे चला जाता है। ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होते हैं। अगला है महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या होगा। महासागरीय धाराएं महासागर के जल की निश्चित दिशा में बहने वाली सतत गति होती हैं। ये गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की हो सकती हैं और पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित करती हैं। इस तरह से महासागरीय धाराओं के बारे में हमने देखा। अब देखिए कारण बताइए से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे कि समुद्री जल खारा क्यों होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, समुद्री जल में घुले हुए लवण मुख्यतः सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण यह खारा होता है। अगला है जल की गुणवत्ता का स्तर क्यों घट रहा है। तो जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहाँ घना कोहरा बनता है। इसके कारण नौवहन में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट भी जल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे जो कि एनसीईआरटी के ही दिए गए थे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर छोटा था, काफ़ी प्यारा था। हमने सभी चीज़ यहाँ पे देखी जल के बारे में, और इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।